नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। क्या आपने कभी किसी शहर को इतना बेचैन देखा है? जी हां, बाला साहब ठाकरे एक ऐसी शख्सियत जिनकी इस पूरे व्यक्तित्व से जुड़े हैं कई मिथक, और आज यही वजह है कि मुंबई बेचैन है, इंतजार कर रहा है। लगातार जो लोग मातोश्री से बाहर आ रहे हैं वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, बाला साहब ठाकरे की हालत स्थिर है, यह कहा जा रहा है लगातार, मगर सच तो यह है सतह के नीचे अभी भी बहुत ज्यादा खलबली है, अभी भी बहुत ज्यादा बेचैनी आम इंसान के जहन में है, क्योंकि वो अभी भी इंतजार कर रहा है कि बाला साहब ठाकरे मातोश्री के बाहर आए, अपने उसी अंदाज में हाथ हिलाएं और लोग आश्वस्त हों। आपके सामने तस्वीर उन तमाम चेहरों की, और जब हम कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से कई मिथक जुड़े हैं तो ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। आप देख रहे हैं यहां पे राहुल बजाज मिलने आए हैं, कल रात अमिताभ बच्चन आए थे, तो सिलसिलेवार तरीके से आप देख सकते हैं तमाम लोग बाला साहब ठाकरे से मिलने, उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं। और आज लगातार एक जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना हो या फिर तमाम लोग जो से मिलने आ रहे हैं, सभी ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सेहत में पहले से कहीं ज्यादा सुधार हुआ है। कल रात जबरदस्त असमंजस था और वो असमंजस हमें सड़कों पर भी दिखाई दी, वो हमें शिवसैनिकों के गुस्से के तौर पर दिखाई दी, मगर आज हालात बदले हुए हैं। आज वही शिवसैनिक बैरिकेड्स के पीछे बैठकर भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके इस सबसे बड़े चेहरे, शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे बाला साहब ठाकरे की सेहत बेहतर हो। ठिकाणी असणारे जे व्यक्ती आहेत, ज्या जाऊन भेटतात, त्यांचं मत असं आहे त्याच्या तब्येतीमध्ये सुधार। नहीं, डॉक्टर साहब को बोलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, और वो जो रिपोर्ट देंगे वो अंतिम रिपोर्ट होगा आज का अंतिम रिपोर्ट। फिर मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। मालूम नहीं मुझे, आज तक मैंने उद्धव जी से बात नहीं की, लेकिन मैं उद्धव जी से मिला और उद्धव जी ने यही कहा कि सुधार है और चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं लगातार तमाम नेता सामने आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से बाला साहब ठाकरे की सेहत में सुधार है। और आज एक तरह से नब्ज जो है लोगों की, सांसें थमी हुई हैं, इंतजार है मातोश्री की उस छत की ओर। हम आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ अनिल जोशी हैं जो सामना के पूर्व पत्रकार हैं और इस वक्त चित्रलेखा में बतौर संवाददाता हैं, और साथ ही मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी साहिल जोशी जो मातोश्री के बाहर हैं। साहिल, बड़ा सवाल यह कि अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया गया है बाला साहब ठाकरे को, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह एक अच्छी खबर मानी जाएगी उनकी सेहत के नजरिए से। क्या कहेंगे आप? तो चलिए साहिल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी साहिल, मेरा सवाल आपसे यह था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया है ऐसा जैसा कि खबरें आ रही थी, तो क्या यह एक इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बाला साहब ठाकरे की सेहत में काफी अच्छा सुधार आया है? क्योंकि कल रात को बहुत सी आशंकाएं जताई जा रही थी साहिल। देखिए, कल रात को जिस तरीके की स्थिति बाला साहब की तबीयत की बनी हुई थी, उसके बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे खुद बाहर आए और उन्होंने देर रात करीब 2:30 बजे के करीब आकर यह बयान दिया कि उनकी तबीयत जरूर खराब है और काफी क्रिटिकल भी है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो बयान अभी हम चला रहे हैं वो संजय राउत जो शिवसेना के नेता है उनके तरफ से दिया गया बयान है। अभी तक कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन पार्टी की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन परिवार जो पार्टी के नेता है, खास करके संजय राउत जो प्रवक्ता भी है, उनका दावा है कि उनका पल्स रेट धीरे धीरे ठीक हो रहा है और जिसके वजह से सांस लेने में जो उनकी दिक्कत थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। लेकिन अभी भी
बाला साहब ऐसी स्थिति में नहीं है जो तमाम शिव सैनिक यहाँ पर जो खड़े हैं वो चाहते हैं कि वो आकर यहाँ पर उनको दर्शन दे। जिस तरीके से यहाँ पर घोषणाबाजी हो रही है, अभिसार हमारे कैमरामैन आपको अगर पैन करके दिखा दे तो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से कई सारे शिव सैनिक यहाँ पर आए हैं और वो सब लोग एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि बाला साहब आप उनको दर्शन दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके की बात उनके तरफ से जो शिव सैनिकों की मांग है वो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल पूरी होने की आशंका लग रही है। दूसरी तरफ डॉक्टरों की जो टीम है जो लीलावती अस्पताल में उनके साथ थी वो लगातार कल से यहाँ पर बनी हुई है। डॉक्टर आज सुबह 4:30 बजे तक मातोश्री पर मौजूद थे। सुबह वो घर गए, उसके बाद दोबारा यहाँ पर लौटे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ये यूं कह सकते हैं कि 2400 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में बाला साहब ठाकरे हैं। और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरीके से दशहरा रैली के वक्त कम से कम वो अपना स्पीच रिकॉर्ड कर पा रहे थे, वो हालत में फिलहाल बाला साहब ठाकरे नहीं है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि उनको मिलने के लिए जी अभिषेक बिल्कुल साहिल, और जो हम लगातार नजारा देख रहे हैं जिसका जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने किया था कि एक मिथक जुड़ा हुआ है बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राहुल बजाज से लेके अमिताभ बच्चन से लेके सलमान खान से लेके तमाम सियासतदान जब उनसे मिलने आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे खुद एक राजनेता बेशक ना हो, मगर इस देश की जनता में कहीं ना कहीं एक अजीब और गरीब आकर्षण रहा है समानांतर पावर सेंटर के साथ, समानांतर शक्ति के केंद्र के साथ। और यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे अपने लोगों में जगह बना पाए हैं, क्योंकि जब वो अपने आगे एक रॉबिनहुड को देखते हैं तो स्वाभाविक बात है उनसे उनका आकर्षण बढ़ जाता है। हमारे साथ अनिल जोशी भी मौजूद हैं जो कि सामना में पत्रकार रह चुके हैं। अनिल जी, पहला सवाल जो आज हम मुंबई में देख रहे हैं, आप हालांकि इस वक्त आप दिल्ली में हैं मगर आपने मुंबई में पत्रकारिता की है, क्या ऐसा लम्हा आपने आज तक देखा है जो आज इस वक्त हम मातोश्री के बाहर देख रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं देखा है। ये सिर्फ बाला साहब की जो एक व्यक्तित्व का एक अद्भुत पहलू है, उनका जो एक वलयांकित व्यक्तिमत्व है, बस इससे ही इतनी भीड़ है, इतनी ये जो नजारा हम देख रहे हैं वो इससे पहले कभी मुंबई में हुआ नहीं था। बिल्कुल, और जैसे कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का जो मिथक है, मसलन अमिताभ बच्चन की एक फिल्म सरकार बनी थी जो कि उनके व्यक्तित्व पर आधारित थी। यही नहीं, सलमान खुर्शीद की एक नॉवेल थी द मोर्स लास्ट साय, उसमें एक किरदार था, उसमें भी बाला साहब ठाकरे की झलक दिखाई देती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन दिखाई देता है हर शख्स का इस शख्सियत के साथ। हमारे साथ सुधीर तैलान जुड़ रहे हैं, मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर तैलान। सुधीर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप बाला साहब ठाकरे के कार्टून्स पर निगाह डालते हैं तो हमें उसमें एक व्यंग भी दिखाई देता है, मगर एक कहीं ना कहीं चुभने वाला व्यंग दिखाई देता है। बतौर कार्टूनिस्ट आप बाला साहब ठाकरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए अभिसार, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं बाला साहब को मैं कामना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और फिर से वो बाहर आएं और फिर से ड्राइंग बोर्ड के पीछे बैठे और कभी दोबारा कार्टून बनाना शुरू करें। लेकिन मेरा ये मानना है अभिसार के बाला साहब ठाकरे दुनिया के एकमात्र ऐसे कार्टूनिस्ट हैं जो कि ड्राइंग बोर्ड के इस तरफ भी रहे हैं और उस तरफ भी रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिशियंस के कार्टून्स बनाए हैं और जब वो खुद एक पॉलिटिशियन बन गए तो उसके बाद में देखिए कि हमारे जैसे 20 कार्टूनिस्ट ने उनके हजारों कार्टून्स बनाए हैं। मुझे याद है सन 2002 में मैंने मातोश्री में जो जहां पर इस वक्त भीड़ लगी हुई है, जो उनका घर है, वहां पर करीब 2 या 3 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे थे और तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करता था। मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू उसमें हिंदुस्तान टाइम्स के लिए किया था। बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त उद्धव ठाकरे निकर पहन के घूम रहे थे इधर उधर, उनको बुलाया और उनसे कहा कि कुछ मेरे पुराने कार्टून्स लाके दिखाओ। और उन्होंने बहुत सारे अपने कार्टून्स लाके, जो रेयर कार्टून्स थे उनको देखना अपने आप में एक ऑनर था, उन्होंने मुझे दिखाए। बाला साहब ठाकरे और आर.के. लक्ष्मण दोनों ने एक साथ अपना अपना करियर एज कार्टूनिस्ट, बतौर कार्टूनिस्ट के फ्री प्रेस जर्नल में शुरू किया था 40s और 50s में। आप देखिए कि उस जमाने में जो कार्टून्स वो बनाते थे, मैंने उनके पुराने कार्टून्स देखे हैं, कुछ कलेक्शंस में आए भी हैं। वो ज्यादातर इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स पे बनाते थे कार्टून्स। जी सुधीर जी। लेकिन जब उन्होंने मराठी मैगजीन मार्मिक निकाली, बिल्कुल, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उन्होंने नेशनल और लोकल पॉलिटिक्स पे बहुत कार्टून्स बनाए हैं। बल्कि मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा भी था तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बाला साहब ठाकरे खुद अपने आप में एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको मैंने 20 बार अपने कार्टून्स बनाया है। पिछले 30 सालों में मैंने उनपे
मेरे ख्याल से कई 100 कार्टून बना दिए जी सुधीर जी अगर मैं उनको इकट्ठा करके किताब निकलती है उस पर। लेकिन मैं उनकी कार्टूनिंग के बारे में यह कहना चाहूंगा कि बाला साहब को एक बतौर कार्टूनिस्ट मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अग्रणी कार्टूनिस्टों में गिना जा सकता है। अग्रणी कार्टूनिस्ट में कह सकते हैं, चाहे वो बाद में मराठी बनाते थे। बिल्कुल, सुधीर जिक्र कर रहे थे। दरअसल बाला साहब ठाकरे ने अपनी करियर की शुरुआत अगर हम कहा जाए तो फ्री प्रेस जर्नल से की थी, और उसके बाद जो है उनके कार्टून्स उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छापा करते थे। और मार्मिक जिसका वो जिक्र कर रहे थे, 60 के दशक में 1960 में मार्मिक को लॉन्च उन्होंने अपने भाई के साथ किया था। ब्रेक में से पहले आपने बाला साहब ठाकरे की वो तस्वीर देखी जिसमें वो अपने समर्थकों को हाथ हिला रहे थे। आज आम शिव सैनिक चाहता है उस लम्हे को फिर से दोहराया जाए, और यही वजह है कि वो लगातार उस निगाह से देख रहा है मातोश्री की उस छत की ओर कि बाला साहब ठाकरे बाहर आएंगे। इस खास शो में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिनकर रायकर साहब जो कि लोकमत ग्रुप के ग्रुप एडिटर हैं, साहिल जोशी मातोश्री के सामने, मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर तैलांग, और यहां अनिल जोशी दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। दिनकर रायकर साहब, मैं आपसे यहां पर सवाल करना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे की शख्सियत बहुत अनूठी है। उनके चाहने वाले, उनके विरोधी दोनों कहीं ना कहीं उनसे ऑब्सेस्ड दिखाई देते हैं। मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं, इस ऑब्सेशन की वजह क्या है? पहले तो है कि बाला साहब एक पॉलिटिशियन करके बाला साहब अलग बाला साहब हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप जहां तक सवाल है वो दूसरी पर्सनैलिटी उनकी है। वैसे देखा जाए तो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, और जो राजनीति और पर्सनल संबंध वो दोनों अलग अलग रखते हैं, कभी इकट्ठा करते नहीं। शायद जाहिर सभा में जाके वो बिल्कुल टिका करेंगे, बहुत कुछ क्रिटिसाइज करेंगे अपोजिशन वालों को, लेकिन जब सामने आते हैं तो बिल्कुल दोस्ती रखते हैं, सामने से हाथ मिलाते हैं। इसलिए वो जिंदा दिल आदमी है। राजनीति अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशनशिप अगली अपनी जगह है। हमारे साथ मशहूर उद्योगपति वेणुगोपाल धूत भी जुड़ चुके हैं जो बाला साहब ठाकरे से मिलकर आए। वेणुगोपाल साहब, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, आप मातोश्री से होकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे से आप रूबरू हुए, उन्हें देखा, क्या कुछ बता सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है इस वक्त, कैसे हैं वो? आज सवेरे मैं और राहुल बजाज और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बाला साहब ठाकरे को मिलने गए थे। उसके पहले हम गणपति का दर्शन करके, सिद्धि विनायक का दर्शन करके गए उनके तबीयत के लिए, और वहां जाके देखे तो आश्चर्य, उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, सुधर रही थी। फिर हमने उनके डॉक्टर मिस्टर रॉय जो चीफ डॉक्टर है उनको बुलाया, उनको पूछा, उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया वो मैं उनकी बात बता रहा हूं कि धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लाइफ सिस्टम हटा दी गई है, लाइफ सेविंग सिस्टम क्या रहती मुझे पता नहीं, वो हटाई दी गई है, और अब वो अपने आप उनका पूरी बॉडी काम कर रही है, और इस प्रकार से कोई भगवान की शक्ति से ही वो आज से आगे बढ़ रहे हैं। 15 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, और इसमें बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो तबीयत अच्छी लगी। राज ठाकरे साहब से मिला, राज ठाकरे साहब आधा घंटा बैठे थे हमारे साथ। उद्धव ठाकरे मिले, सब लोग मिले, परिवार के लोग, मुझे, राहुल बजाज को, और उन सब ने, हमने साथ में भी दुआ मांगी भगवान से, और अब चाहते हैं कि बाला साहब की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक होए। वेणुगोपाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त उनका परिवार कैसे महसूस कर रहा है? सेहत में हम सुधार है, आप तो बता रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया गया है, जो कि इस बात को तस्दीक कर रहा है कि उनकी सेहत में अच्छा सुधार आया है। उनका परिवार कैसे महसूस कर रहा है इस वक्त? परिवार देखिए, मैं राज ठाकरे, उनकी वाइफ उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे सबसे मिला, तो मैं उनका एक परिवार का, मैं और राहुल बजाज ये उनके परिवार के सदस्य जैसे है। तो बातचीत में ऐसा लगा कि उनको आज से काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। उद्धव ठाकरे साहब को भी काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। राज ठाकरे तो स्थिर है बिल्कुल, उन्होंने भगवान के पास प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्दी ठीक होए, और मुझे लगता है कि फैमिली भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि बाला साहब की तबीयत अब ठीक हो जाएगी। सुधीर जी, एक सवाल और आपसे संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। हर एक भारतीय की एक अंदर एक फैंटेसी होती है कि कोई एक सिंगल पार हो जो हमारे तमाम मुश्किलों का समाधान ढूंढ कर आए, एक रॉबिन हुड हो, एक मसीहा हो। क्या बाला साहब ठाकरे की लोकप्रियता या अलोकप्रियता कहीं ना कहीं इस आम इंसान की फैंटेसी से जुड़ी हुई है, उस सोच से जुड़ी हुई है जहां हम एक समानांतर पार सेंटर चाहते हैं?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे। मैं ये जानता हूं कि उन्होंने मैंने उनका जब इंटरव्यू किया उनसे मैंने पूछा था कि अब तक सुधीर माफ कीजिएगा, आप किसको पसंद करते थे? सुधीर जी मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त संजय राउत साहब जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता। मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। सुधीर जी, संजय राउत साहब क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त बाला साहब की सेहत कैसी है? बाला साहब की सेहत, मैंने सुबह भी आपको बताया था आज तक के माध्यम से कि बाला साहब की सेहत अब बहुत बेहतर है और मुझे लगता है कि जो काफी सुधार उनकी सेहत में हमें अब दिख रही है, तो हम बहुत आशावादी है और जल्दी ही बाला साहब तंदुरुस्त हो जाएंगे। और संजय जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया गया है, यानी कि इस बात का सबूत कि उनकी सेहत बेहतर है पहले से। जी हाँ, बाला साहब किसी भी सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है और डॉक्टर जो उनका उपचार कर रहे हैं तो पूरी रिस्पॉन्स बाला साहब दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए और सबके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की सेहत पर सस्पेंस बरकरार है और बरकरार है मुंबई के लोगों का उतावलापन भी। कभी न थमने वाली मुंबई सुस्त पड़ चुकी है और मातोश्री के बाहर उनके हजारों समर्थकों की भीड़ अपने बाला साहब ठाकरे का हाल जानने के लिए जमा है। चौकन्नी पुलिस भी है और प्रशासन भी सजग। हजारों की इस उतावली भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि बाल ठाकरे की शख्सियत का रुतबा और करिश्मा कितना बड़ा है। जब से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तबीयत नाजुक होने की खबर सामने आई है, उनके समर्थकों का हुजूम मुंबई के ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर जमा हो चुका है। ठाकरे की नाजुक सेहत का असर मातोश्री क्या पूरी मुंबई में महसूस किया जा रहा है और देखा जा रहा है। मुंबई के बारे में कहते हैं कि यह शहर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, कभी सोता नहीं। लेकिन देखिए कैसे बाल ठाकरे की बिगड़ी तबीयत की खबर ने मुंबई को ठप कर दिया है। दुकानें बंद हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है मानो माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। माना जाता है कि बाल ठाकरे का अपनी पार्टी और पार्टी के शिव सैनिकों से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। अपनी पार्टी की क्या, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के मन में भी बाल ठाकरे को लेकर एक सम्मान की भावना रही है। इसी वजह से मातोश्री के बाहर उनके अपनों की भीड़ जमा हो चुकी है। बाल ठाकरे भी मुंबई और यहाँ के लोगों की हर एक नब्ज को पहचानते हैं। शंका ये पैदा हो रही है कि ठाकरे सीनियर के समर्थक हालात और भावनाओं में बहकर कुछ गलत कदम न उठा लें। मौके की नजाकत को भांपते हुए खुद ठाकरे के बेटे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। बिल्कुल सगळ्यांनी शांतता राखून प्रार्थना करा, मला खात्री आहे। महाराष्ट्र सरकार पर भी बाल ठाकरे की बिगड़ी सेहत से पैदा हुए हालात को लेकर दबाव बढ़ चुका है। प्रशासन ने पल पल के हालात पर पैनी नजर जमा रखी है। पूरे शहर में किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर पुलिस फोर्स का भारी बंदोबस्त किया गया है। बाल ठाकरे की नाजुक हालत को देखते हुए ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुंबई शाखा ने HSBC बैंकों के बाहर 15 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया है। मुंबई ही नहीं, बाल ठाकरे की सलामती के लिए दूसरे शहरों में भी लोग चिंतित हैं। भोपाल में भी लोगों ने शिवसेना सुप्रीमो की सेहत में सुधार के लिए यज्ञ किया और दुआ की बाला साहब सलामत रहे। बाल ठाकरे की सेहत को लेकर मुंबई फिक्रमंद है और प्रशासन सचेत। आखिर शिवसेना सुप्रीमो का व्यक्तित्व ही इतना विशाल है। समीर दीक्षित, आदित्य अमन और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और कई तरह की संज्ञाएं इस्तेमाल होती हैं अक्सर जब हम बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं। दिनकर रायकर साहब जो कि लोकमत ग्रुप के ग्रुप एडिटर हैं, मोहब्बत, इज्जत, मगर एक और चीज है जो उनके पहलू उनकी शख्सियत से जुड़ी है दिनकर रायकर साहब, और वो है डर। आपको क्या लगता है कि इस खौफ ने, इस डर ने कितना बड़ा किरदार निभाया है उनकी शख्सियत को बनाने में? मुझे लगता है डर जो था वो कुछ पहले जमाने में था, कुछ 10-15 साल पहले, जब से वो राजनीति में उतरे हैं 1990 से लेकर वो पूरी राजनीति कर रहे हैं।
और उनके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ शिवसेना लोगों ने कुछ दंगा किया, कुछ गड़बड़ किया, ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। कुछ ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन तब से वो सब राजनीति में सब जुड़े हुए हैं। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि उनसे मुझे कुछ डर पैदा हो रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि उनकी उम्र हो गई है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके शिवसेना की वजह से कुछ डर पैदा हो रहा है या पैदा होगा। वेणुगोपाल जी, एक उद्योगपति के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठाकरे साहब का जो लार्जर देन लाइफ इमेज है, उनकी शख्सियत है, उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? वजह है कि उनका जो लोगों पे प्रेम है और लोगों का उन पे प्रेम है। वो एक स्थितप्रज्ञ आदमी है, बिल्कुल लोभी नहीं है और हर तरफ यही सोचते रहते हैं कि महाराष्ट्रियन लोगों का, जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं महाराष्ट्रियन है, उनका भला हो। उनका स्वार्थ भी वो देखते हैं, उनके लिए जितना भी अच्छा हो वो करते हैं और जनता भी उनको 50 साल से रेसिप्रोकेट करती आ रही है। 50 साल तक कंटिन्यूअस उन्होंने सेवा की है और जब वो काम करते थे तब ज्यादा करके झोपड़पट्टी में रहते थे, उन्हीं का काम करते थे और इसीलिए गरीबों में भी आज आवाज है। गरीबों भी लोग भी आज रो रहे हैं कि बाला साहब की तबीयत जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो जाएगी और हर एक आदमी भक्ति कर रहा है। और इसलिए बाला साहब का ये बड़ा व्यक्तित्व है कि उन्हें सब कुछ आने के बाद भी वो गरीबों के साथ, महाराष्ट्रियन लोगों के साथ रह के उन्होंने महाराष्ट्र की पूरी सेवा की है। हमारे साथ अनिल जोशी भी हैं, जो कि सामना के पूर्व पत्रकार हैं। अनिल, यहां पर मैं आपको लाना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 95 के तक वो सामना में बहुत सक्रिय रूप से शामिल थे। उसके बाद से लेकर अब तक सामना, जो कि प्रोपेगेंडा का इतना ताकतवर जरिया रहा है शिवसेना का, उसमें किस तरह का रोल रहा है उनका? नहीं, उनका रोल था अभी तक तो था। तो जो लार्जर देन लाइफ की इमेज की जो बात चल रही थी, अभी वेणुगोपाल दास साहब ने जो बताया, उससे मैं एक बात कर दूंगा कि 95 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार आ गई, तब बाला साहब ने खुद के लिए कोई भी पद नहीं लिया। उन्होंने मनोहर जोशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और ये जो बात है ये सब लोगों को ज्यादा भा गई। मुझे लगता है उनका जो अभी तक का जो पूरा पॉलिटिकल ग्राफ है उसमें से ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को या उनके लिए सुविधाजनक ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप पर्दे के पीछे हैं, अगर रिमोट कंट्रोल आपके हाथ है तो कहीं ज्यादा ताकतवर आप महसूस करेंगे। नहीं, लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं 1952 से जो पहले इलेक्शन हुआ उससे, कि लोग जब सत्ता में आते हैं तो खुद ही कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये मुझे लगता है ये एकमात्र पहला एग्जाम्पल था पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, बिल्कुल, कि उन्होंने कोई खुद के लिए पद नहीं रखा और दूसरों को रखा। सुधीर, एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था उसका जवाब मैं आपसे पूरा करना चाहूंगा। लोगों के अंदर एक डार्क फैंटेसी होती है, एक समानांतर पावर सिस्टम, एक समानांतर शक्ति केंद्र जो उनके तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढे। क्या बाला साहब ठाकरे की शक्ति का, उनकी पहुंच का राज आपके मुताबिक यह है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में हर वक्त हम चाहते हैं कि एक मसीहा नया पैदा हो, कोई अवतार भगवान भेजे हिंदुस्तान में जो हमारी सारी समस्याओं को, हमारे दुखों को मिटा दे। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में जैसे अन्ना हजारे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये भी मुझे लगता है कि इनकी जो सक्सेस है उसके पीछे जो हिंदुस्तान के लोगों का फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम के प्रति, वही उजागर होता है कि उनको लगता है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता, एक अवतार आके हमारा भला करेगा। बाला साहब के बारे में मैं एक बात और कह रहा था कि बाला साहब, जिन पॉलिटिकल लीडर्स को मैंने जब इंटरव्यू किया था उनसे पूछा था कि कौन से लीडर्स है जिनके कार्टून्स बनाने में उनको बहुत मजा आता था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में आजादी के पहले और बाद के वक्त में मैंने गांधी जी, नेहरू जी, पंत साहब, पटेल जी, ऐसे लोग, ऐसे शख्सियतें थी जिनके कार्टून्स बनाता था, लेकिन इंदिरा गांधी उनकी फेवरेट पॉलिटिकल लीडर थे जिनके कार्टून्स वो बनाते थे जी। और उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी के कार्टून्स मुझे बनाने में इसलिए भी मजा आता था क्योंकि इंदिरा गांधी को आप चाहे हेट करें या प्यार करें, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वही बात बाला साहब पर भी पूरी तरह फिट बैठती है। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था आपसे। उनको घृणा करें, चाहे उनको प्यार करें, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। दिनकर रायकर साहब, क्या ये इस शख्सियत की मौजूदगी उन लोगों में भी जो उन्हें मोहब्बत करते हैं, वो लोग भी जो उनके विरोधी हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आप इस शख्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी वो करते हैं कुछ छुपा के नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं।
और जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि जात पात पे बिल्कुल भरोसा रखते नहीं है। शिवसेना ऐसी पहली पार्टी है महाराष्ट्र की कि जहां कोई कास्टिज्म आया नहीं है। उन्होंने पहले बार महाराष्ट्र का ब्राह्मण आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो पहले कभी हुआ नहीं था। और भुजबल जो था, भुजबल साहब जो है जो ओबीसी के हैं, तो उनको भी उन्होंने अच्छा किया था, 2 बार उनको मेयर बनाया। तो इनका एक कहना था कि बम्बई को मुझे सुधारना है, लोगों को सुधारना है, लोगों के समस्या को हल करना है। तो उनकी ज्यादा करके ऐसा रहा है कि लोगों को कुछ भला करे। वो खुद राजनीति, वैसे राजनीति में ज्यादा भरोसा नहीं रखते नहीं है, उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, लेकिन बाकी के लोगों से वो करवा सकते हैं। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि जब 95 में उनकी गवर्नमेंट आई तो बोले कि 40 लाख लोगों के जो झोपड़पट्टी में रहते थे उनको हम फ्री में, मुफ्त में घर में दिला देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो बाद में पता चला कि बातें करना अलग होता है और राजनीति में काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। नहीं, मगर दिनकर रायकर, आपको नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे की जो पहुंच है वो बहुत सीमित होकर रह गई, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा कई लोगों के हिसाब से बहुत ही संकीर्ण रहा है, नैरो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो शख्सियत कहीं ज्यादा वाइड स्प्रेड हो सकती थी? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो शिवसेना का जन्म जो हुआ तो खाली वो मराठी लोगों के लिए हुआ था, बम्बई के लिए जी। तो धीरे धीरे उन्हें बम्बई के बाद उन्होंने औरंगाबाद, नासिक, मराठवाड़ा ऐसी जगह ले गए वो। लेकिन उनका कभी ऐसा था नहीं कि हम पूरे देश में राज करेंगे या पूरे देश में मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसा था नहीं। पूरे बम्बई के लिए वो सीमित थी पहले शिवसेना। उन्होंने बाद में उनको ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में राजनीति में आ सकते हैं, महाराष्ट्र में कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने 1990 में पहले जोर से ऐसा इलेक्शन कैंपेन किया। उनको पहले एक ही लक्ष्य हमारा है कि हम भगवान विधानसभा पे जाके फड़काएंगे, लेकिन उस टाइम 90 में हुआ नहीं, लेकिन 95 में उनके करके बताया। और फिर हिस्ट्री में पहले बार ऐसा हुआ कि शिवाजी पार्क में पहले बार ऐसा मिस्ट्री का वो सेरेमनी हुआ जो पहले राजभवन में हुआ करता था। तो उनको लोगों को यही बताना था कि हम लोगों के साथ है, लोगों के साथ में बैठ के काम करेंगे, लोगों को लेके विश्वास में लेके काम करेंगे। लेकिन उनको बाद में पता चला कि राजनीति में सब दिए हुए आश्वासन पूरा करना बिल्कुल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। और हम ये ना भूलें कि उसी व्यक्ति का इंतजार आज उनके तमाम समर्थक कर रहे हैं। बेचैन मुंबई सांस थामे देख रही है मातोश्री की तरफ। हम सीधे रुक करना चाहेंगे सुधीर तेलांग साहब का, मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर तेलांग। सुधीर, अपने आखिरी संपादकीय में बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरी हालत से भी बदतर देश की हालत है। इसमें उनका व्यंग दिखाई देता है आपको, या फिर कहीं ना कहीं उस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं जिसको लेकर इस वक्त हमारे जहन में आशंका है, उनकी सेहत को लेकर? नहीं, मैं आशा करता हूं कि उनकी हालत देश की हालत से बेटर होगी। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि बाला साहब जब भी बोलते थे या जब भी बोलते हैं तो बाला साहब हमेशा उनके जो सेंटेंस है उनमें एक व्यंग छिपा होता है, एक सटायर छिपा होता है, एक तंज छिपा होता है। और एक कार्टूनिस्ट के रूप में आप ये महसूस करेंगे कि वो होगा भी जरूर। लेकिन बाला साहब ठाकरे के साथ में मैं एक चीज कहूंगा कि मैं एक कार्टूनिस्ट के तौर पे कहना चाहूंगा कि मैंने उनके साथ में 2 घंटे गुजारे थे, और उन 2 घंटे में तरह तरह के लोग बीच बीच में आते रहे वहां पर, और हर आदमी के साथ में उनकी मजाकिया तरीके से कुछ ना कुछ वो बात कहते थे जिससे सब लोग हंसते थे। आप उनके जो टेलीविजन में भाषण देखते हैं अक्सर, उनमें भी आप देखेंगे कि वो हमेशा मजाक करते थे। मुझे याद है कि एक बार अमिताभ बच्चन के साथ मंच पे थे और उन्होंने काफी मजाक किया था, उस पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। तो बाला साहब ठाकरे की एक तरफ तो पर्सनैलिटी में आप देखते हैं एक डिक्टेटोरियल, एक हिटलर लाइक, फ्यूरर लाइक कैरेक्टर, और दूसरी तरफ एक बहुत ही एक बाल सुलभ उनके अंदर चंचलता थी, और वो बाल सुलभ हास्य भी था उनके अंदर, जो कि उनकी पर्सनैलिटी में भी मुझे दिखा जब मैं उनसे मिला था। मुझे उनको देख के लगा कि ये कितने, क्या इनमें आपस में विरोधाभास लग रहे थे? सुधीर, इसमें आपस में विरोधाभास दिखाई देता है? बहुत विरोधाभास है इसमें, बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2 कंट्रास्ट हैं, एक पब्लिक पर्सोना, एक प्राइवेट पर्सोना, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने उनको इतना नहीं जाना, हालांकि मैंने कुछ वक्त ही गुजारा, मगर मैंने महसूस किया जैसे वो बहुत एक बच्चों की तरह बड़े खुश हो गए। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से कहा कि उद्धव ऊपर जाकर के जरा जल्दी से मेरे पुराने कार्टून्स लाओ, मैं सुधीर तेलंग आयो उनको दिखाना चाहता हूं। जी सुधीर जी, जी। तो और उनके मन में एक उत्साह था, अपनी कोई चीज, जैसे छोटा बच्चा अंकल आते थे तो कविताएं सुनाता, उस टाइप उत्साह था। चलिए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आर.के. लक्ष्मण और बाला ठाकरे दोनों ने अभिसार साथ साथ कार्टून बनाना शुरू किए, तो दोनों डेविड लो से प्रभावित थे। चलिए, और कार्टूनिस्ट के तौर पे मैं कहूंगा कि उनको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तेलांग आपका, वेणुगोपाल धूत साहब आपका, अनिल जोशी और साथ ही दिनकर रायकर साहब, आप सबका इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। बाला साहब ठाकरे की सेहत को लेकर आज तक की निगाह लगातार बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त मुंबई सांस थामे देख रहा है मातोश्री की उस छत की ओर।
वो उम्मीद कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे उसी अंदाज में बाहर आएंगे और अपने समर्थकों को एक बार फिर उनसे रूबरू